कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है, आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अलग अलग जातियाँ अलग अलग जगह, कहीं ओबीसी के अंदर है, कहीं ओबीसी के अंदर नहीं है। तो जब यूजीसी की टीम देश के विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर गई और उन्होंने देखा कि एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी, मुस्लिम और दूसरा जो दबा कुचला तबका है उनके साथ भी अन्याय अत्याचार यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर होता है, तो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की और ये कहा कि एससी एसटी को जो शक्तियाँ प्राप्त है कानूनन, वही ओबीसी और अन्य जो पिछड़ा वर्ग अपना है उनको, दलित शोषित तबके को यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मिलनी चाहिए। इसको लेकर देश के अंदर बहुत से लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, वो भी बैठे हैं सड़कों पे। तो भाई आप क्यों बैठे हो, आपको क्या पता यूजीसी क्या है? बोले यूजीसी का पता नहीं, ऐसे ही लाके बिठा दिया। बहुत से लोग देश के अंदर बवाल कर रहे हैं और इस कानून के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ओबीसी एससी एसटी का जो हमें ताकत मिली है, इससे हमारे छात्र मजबूती के साथ विश्वविद्यालय कॉलेज में जाते हुए एक हमेशा एहसास उनको रहेगा, उनको हमेशा ही रहेगा कि हमारे पास ये ताकत है कि कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर सके, कोई रैगिंग नहीं ला सके, कोई बेइज्जती नहीं कर सके, हल्के शब्दों से उनको पुकार नहीं सके। ये कानून बनाया यूजीसी ने। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इसको हम पास कराएं, देश की पार्लियामेंट के अंदर। ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने विरोध करके भी देख लिया, बड़ी बड़ी बातें करी, ऐलान किए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी की अगर पूरी गणना इस देश के अंदर हो जाए और सारे आंकड़े अगर देश के सामने आ जाए तो देश के अंदर लोगों की आंखें खुल जाएगी। मुस्लिम भी बहुत परेशान है इस देश के अंदर। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं किस दृष्टि से देखा जाता है। तो तमाम तबके, दबे कुचले तबके, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और चंद्रशेखर जी, जैसा आपको बताया कि किसान आंदोलन के अंदर, मैं खुद पिछली सरकार थी उसमें एनडीए के अंदर था, तब देश का किसान तकलीफ में था। आप देखिए कि सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़क पे कोई आया तो उत्तर भारत के अंदर हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे आया। और एक अकाली आए तो अकाली तो खुद पूरे टाइम राज किए हुए थे, मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार से लंबे समय तक मंत्री रहे, उनके फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए तो इससे अच्छा मौका नहीं था कि सत्ता के अंदर रह जाता, मंत्री बन जाता, 6 महीने पहले आ जाता। बाहर लोग ऐसे ही करते हैं, पहले आते, पार्टी बदली, फिर आए, फिर गए। लेकिन जब कौम को आवश्यकता पड़ी, देश के अंदर जब किसान को आवश्यकता पड़ी, जब लोगों ने कहा कि आप अगर बाहर आ जाओगे तो मोदी जी कमज़ोर होंगे और हमारे आंदोलन को ताकत मिलेगी। सिर्फ भाइयों के सम्मान के लिए मेरा कोई, देखिए हरियाणा पंजाब से आंदोलन था और राजस्थान में इस आंदोलन को लेकर चूं तक नहीं हुआ था। उस समय शाहजहाँपुर का बॉर्डर हनुमान बेनीवाल के आह्वान पे जाम किया। उसके बाद 50,000 से ज़्यादा लोग लेके मैं आया। और आज आपको बता दूँ कि हमें नींद अच्छी आती है कि चाहे हम सत्ता के अंदर है या नहीं है। तो चंद्रशेखर जी हम लड़ते हैं, अंदर देखते हैं दोनों, और पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष भी देखता है कि दोनों एक है। चाहे मैं इंडिया अलायंस से आता हूँ, ये भी सरकार के दोनों पार्टियों के खिलाफ है। मैं कहना को तो इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस में भी कोई गड़बड़ी होती है तो मैं निश्चित रूप से बयान देता हूँ। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है, मेरी बात मैं रखता हूँ, चाहे अकेला हूँ। और हम दोनों इस पार्लियामेंट के अंदर एक है। स्टेट के अंदर भी हमारा अलायंस था, राजस्थान के अंदर। यह भी आप देखते हो हर मुद्दे पे दोनों लड़ते नजर आते हैं। चाहे पहलवान बेटियों का मामला, सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? लोकसभा के अंदर, जब विनय उसको रोका गया, कौन लड़ रहा था लोकसभा के अंदर? अग्निवीर को लेके अगर देश में सबसे बड़ी रैली करी तो जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार कमज़ोर है। जिस दिन आप सड़कों पर आ जाओगे और आपके 2 नेता और 2-4 और नेता, मैं ज़्यादा की कह भी नहीं रहा हूँ, अगर 4-5 एमपी भी ये तय कर ले कि हमें अग्निवीर को समाप्त कराना है, तो इस सरकार के अंदर ताकत नहीं, बहुत डरपोक सरकार है। जब हल्ला होता है तो किस तरह पार्लियामेंट के अंदर डरती है। लेकिन हमारे नेता कमज़ोर हो गए, जिनको आप चुनते हो, वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करके आते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर आते हुए उसके बाद अपने लोगों की बात करते हैं, उनको डर लगता है। और उसी का परिणाम है कि सरकार चाहे जैसे कानून लेके आती है, चाहे जैसे बिल लाती है। हम महिला रिजर्वेशन के पक्षधर हैं, लेकिन अब जो सरकार महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आ रही, पता नहीं किस तरह का लेके आएगी। बिना ओबीसी की जनगणना के, बिना देश के अंदर जब तक आप नई जनगणना नहीं करा दो और एकदम से लाके थोप दो, और उसके अंदर ये करेंगे कि ये नेता बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, इनकी सीटें रिजर्व करो, वो तो करेंगे 40 लोगों की। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। हम महिला रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन चला के इस आड़ के अंदर अगर सरकार कोई गलत चीज़ लेकर आई
तो हम उसका विरोध भी करेंगे, चाहे हमें सजता खोनी पड़े, घर बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, लंबे समय तक एमएलए एमपी रहे, आगे रहे कि नहीं रहे, लेकिन इतिहास जरूर रहेगा कि कोई आए थे और लड़के चले गए। ये तो हमेशा ही हमारा बन गया और आगे भी रहेगा। आप लोगों ने बुलाया, आज हमारा दोनों का वित्त विधेयक पे बोलने का नंबर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा नंबर, जब तक जाएंगे हो सकता है वित्त मंत्री खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी आपने कार्यक्रम रखा, आप सबकी इच्छा थी और हमारे कहने से आपने कार्यक्रम को आगे भी रखा। अब की बार हमारी डेट दी हुई थी, आपके कार्यक्रम की जो शुरुआत दिल्ली के अंदर आपने करी है, इसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। आज देश के कोने कोने के अंदर लोग इस बात को समझेंगे कि यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसको लागू कैसे करें। इसके लिए देश का तमाम जवान, किसान, दलित, शोषित, मुस्लिम तबका आज से चालू हो जाएगा सोशल मीडिया के साइट पे। और दूसरे तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिल्ली, मैं राजस्थान से जरूर आता हूँ, लेकिन दिल्ली हरियाणा का मेरा बहुत लगाव। मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, धूप सिंह जी तो हमसे आगे थे। हरियाणा के बच्चे एलएलबी करने के लिए जयपुर आते थे, और जो जयपुर आ गया वो बिना एडमिशन वापस नहीं गया। मैंने कभी परसेंटेज नहीं देखी उनकी, कितनी है भैया, कि 40 करा दो, 38 करा दो, चाहे मेरे खिलाफ खूब विधानसभा में बोले, एफआईआर कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मैंने कहा पढ़ने का हमारा अधिकार है और हर कोई चाहता है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े। हरियाणा में परसेंटेज ज़्यादा जाती है कुछ जमाने के अंदर। आज मैं हरियाणा के कोर्टों में जाता हूँ, बहुत से वकील ऐसे मिलते हैं, साहब मुझे पहचाना, मुझे आप कौन, कि मेरे 40% थी, आपने करा दिया, हमारे यहाँ तो परसेंटेज ज़्यादा जाती थी। और मेरा ये था कि जो आ गया वो वापस नहीं जाए, उसका काम कर रहा। और हमारे पास कौन सी नौकरियाँ थी, जब मैं उस समय प्रेस के लोगों ने मुझे कहा कि आपको जेल हो जाएगी, एफआईआर लॉज होगी। मैंने कहा अगर मेरे हाथ में सरकार आ गई, अभी तो मेरे हाथ में एडमिशन है, वो मैंने करा दिए, और सरकार मेरे हाथ में आ गई तो नौकरियों के कैंप लगा दूंगा, गांव में जाओ नौकरियां लगा के लाओ शाम को, ये भी कर सकता हूं। ये बयान थे मेरे 25 साल पहले, तब आप अंदाज लगा लो 25 साल पहले तो मैं अध्यक्ष था, मेरे फादर विधायक थे। अब तो मैं 6 बार खुद जीत गया, 2 बार 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, छोटा भाई रह लिया, परिवार पूरा रह लिया। ये राजनीति के अंदर हो सकता हम मंत्री नहीं रहे, लेकिन वो मंजिल मुकाम मिला, नए लोगों को हमने ताकत दी, और बहुत से नए नौजवान जो हमारे स्टेट के अंदर कुछ घरानों की राजनीति चला करती थी, आज हर नौजवान नेता भी बन रहा है, उनको पार्टी टिकट भी दे रही है। और हम दोनों तो पिछली बार बहुत से लोगों की मदद भी करी, हमने हमारी पार्टियों का नुकसान किया। अरे ठीक है यार, हमारे खड़ा करने से मजबूत आदमी हार जाएगा, रहने दो। तो इतने नुकसान खा के भी कौम की, दलित, शोषित, पीड़ित की रखवाली हमने करी। मुझे याद है विश्वविद्यालय का वो दौर, जब जैसी बोझ कांड हो गया था, उस वक्त किस तरह दूसरे लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे थे। उस वक्त विश्वविद्यालय के चुनाव थे, 10 दिन बाद चंद्रशेखर जी जैसी बोझ कांड के अंदर हमारे 100 लड़कों को रेप के मामले में धूप सिंह जी, याद है आपको, किस तरह बंद किया था। हमारे बड़े लोग जयपुर छोड़ के भाग गए थे, जितने भी थे बड़े बड़े जो भाई साहब लोग थे ना, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, हम वहीं थे। और उस समय अगर हमारा साथ किसी ने दिया तो मीणा, मेघवाल, बेरवा, ओबीसी, मुस्लिम, गुजर, यादव, ये साथ थे और जाट साथ था। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसी बोझ कांड की जो आग थी, उसमें भी हनुमान बेनीवाल निर्दलीय अध्यक्ष बना था 1997-98 के दौर के अंदर। और अध्यक्ष बनने के बाद फिर तो आपको कहने की जरूरत नहीं, पहले बिना अध्यक्ष हम तो कॉलेजों के अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी के थे। उसके बाद इसको दायरे को बढ़ाया, हमने बढ़ा के प्रयास किया। और धीरे धीरे जब लोकसभा के अंदर आने के बाद हरियाणा पंजाब का आंदोलन को जब आवश्यकता पड़ी, जब मुझे लगा कि सादत देने वाला कोई नहीं है, तो हनुमान बेनीवाल ने अपने समाज को निराश नहीं किया और आपका सम्मान करते हुए सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आ गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चंद्रशेखर जी जो बातें कही, अग्निवीर का भी हम विरोध करेंगे, दिल्ली को हम घेरेंगे आने वाले दिनों के अंदर। निश्चित रूप से दिल्ली में हमारे लोगों की जिस तरह सेमिनार हुई है, लाखों लोगों की एक रैली की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो पुराने ज़माने में चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन करते थे, उस आंदोलन की आवश्यकता है। आज मुझे बताएं, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। उन्होंने ये कहा था जब संविधान सभा की मीटिंग हुई, वोट का अधिकार किसको मिलेगा, तो लोगों ने कहा था पढ़े लिखे लोगों को मिलेगा, बिजनेस वालों को मिलेगा, जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे उनको मिलेगा, कुछ सीमित लोगों को वोट का अधिकार। तो उन्होंने कहा कि देश गुलामी के दौर से गुजरा है 150 साल, अंग्रेजों के उससे पहले किस तरह अलग अलग राजाओं के राज थे, दिल्ली किस तरह दूसरे लोगों के कब्जे में थी। इसलिए वोट का अधिकार अनपढ़ व्यक्ति को मिले, जो हिंदुस्तान का निवास कर रहा है उसको वोट का अधिकार मिले। तो वोट का अधिकार बाबा साहब दिलाए, इसलिए सब बाबा साहब का जयकारा करते हैं। और निश्चित रूप से बाबा साहब की सोच के साथ ही हमें आगे बढ़ना। अगर देश को बचाना है, SC ST OBC मुस्लिम और दबे कुचले लोग जो इस देश के अंदर कहीं भी है, वो जिस दिन एक नहीं होंगे उस दिन आपको इसी तरह तकलीफ के दौर से गुजरना होगा। मैं चंद्रशेखर जी को धन्यवाद दूंगा
कि इन्होंने बहुत दुख तकलीफें सहन करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति लेके आए। और हम भी राजस्थान के उस इलाके से, जिसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर ये सोशल मीडिया पे उल्टी चली जाएगी हिस्ट्री, उससे लड़के। और हमने ये भी मैसेज दिया कि राजस्थान के नेता भी कमज़ोर नहीं हैं। ये संदेश देश के अंदर दे दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके लड़ेंगे। लोकसभा के अंदर जो भी किसान विरोधी, दलित विरोधी, शोषित विरोधी कोई भी बिल, कोई भी बात आएगी तो हम आगे खड़े मिलेंगे। चाहे संख्या में हम 2 के हम 15 तो हो जाते हैं, तो कई इंडिपेंडेंट हो रहा है, कोशिश करते हैं, लेकिन 2 तो हम हमेशा ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 2, 3 और इस बार हम कोशिश करेंगे कि 27 को पहले उत्तर प्रदेश और 28 को वापस 28 को वापस फिर राजस्थान। तो आप सब भी इन्वाइट हो। हरियाणा, यूपी वाले भी 27 के अंदर फ्री हो जाएगा आप, और हरियाणा के चुनाव बाद में। और राजस्थान के अंदर आपने मजबूती दिखा दी, हरियाणा भी आपके हाथ में वापस आ जाएगा। नहीं तो हाथ में आया हुआ हरियाणा चला गया। सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अलावा हमारे साथ में कोई नहीं दिखा। इस चुनाव के अंदर में देखा था। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जर्सी के बैठे हैं जाट, विष्णोई, सिद्ध, जोगी, नाथ, जो हमारे धनावंशी, जो अलग अलग पंथ नए आए। तो हमारी कौम ने तो हमेशा दरिया दिली दिखाई। हो सकता है 100% हर कौम में कोई अच्छे आदमी नहीं होते, लेकिन आज भी देश को जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहाँ किसी गरीब को गांव में मदद की जरूरत पड़ती है, तो जाट सबसे पहले खड़ा होकर उसकी मदद करता है, रखवाली करता है, प्रयास भी करता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि बहुत से लोग निकम्मे किसी भी कौम से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं देश के नौजवानों को, आप सब जो आपने कार्यक्रम कराया हमारे इस बैनर तले यूनिवर्सल जाट मिशन के, तो उनको मैं सबको बधाई दूंगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि पंजाब, हरियाणा, अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक जो हमारी आबादी थी, धीरे धीरे एक प्लानिंग के तहत हमें आपस में लड़ने का काम किया, अलग अलग करने का काम किया। फिर भी हम सब लोग नए सिरे से एक होंगे। किसान आंदोलन पंजाब से चला और उसमें हनुमान बेनीवाल ने साथ दी से आप अंदाज लगा सकते हो कि अब ये कौमें एक होगी। यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम जो देश के इलाके हैं, वहाँ दबा कुचला व्यक्ति हमारे साथ खड़ा मिलेगा। और हम सब मिलके जो मिशन आपने चलाया, ये तो हम कराएं गाइडलाइन लागू करने का जो समर्थन है, ये आज से ही देश भर के अंदर अभियान चलेगा। और हम चाहेंगे कि हम आगामी समय के अंदर दिल्ली में एक बड़ी रैली हम लोग मिलकर करें, और वो रैली हो SC, ST, OBC की रैली, ऐसा रैला हो कि लोग बिलों के अंदर दुबक जाए। ये काम आने वाले समय के अंदर दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। दोबारा आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।